आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत भाग 6 में चर्चा करेंगे पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपको जानकारी दे दूं, गत इस पाठ पर आधारित 5 वीडियो आ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए और उसके उपरांत मेरे साथ पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। पहला सवाल देखते हैं, कृषि क्या है? बहुत आसान सवाल है। कृषि आप जानते हैं जिसको प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत लिख लीजिए फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और साथ के साथ मैंने बताया था इसके साथ पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक उसको भी साथ के साथ रखना, यह भी कृषि को पूरा करता है। तो बहुत ज़रूरी है। खाली किसान भाई जो हैं सिर्फ फसल ही नहीं उगाते, फसलों के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण भी करते हैं जिससे उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ सके। तो नोट कर लीजिए, यह किसके अंतर्गत आता है? एक प्राथमिक क्रिया में आता है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि कृषि करने के लिए सबसे पहले ये जानकारी रखनी जरूरी है, कृषि के लिए आवश्यक क्या है? उपयुक्त जलवायु का होना, उपयुक्त मृदा का होना, उपयुक्त स्थलाकृति का होना। तो यही ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं? कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, पहला है अनुकूल स्थलाकृति, यानी कि अलग अलग आप जानते हैं कि अधिकतर जो खेती कर रहे हैं वो कौन से इलाके, हमने चर्चा की थी, वह नदी घाटी क्षेत्र हैं। विभिन्न जब से सभ्यताएं पनपी हैं वह भी समस्त सभ्यताएं कहाँ हैं? नदी घाटी क्षेत्रों में ही पनपी हैं। और उसी के साथ साथ नदी घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप, और जो उपजाऊ मृदा होती है वहीं सर्वाधिक खेती की जाती है। और जैसे जैसे स्थलाकृति विकृत होती जाती है, स्थलाकृति विकृत होने के साथ साथ जो कृषि की पैदावार है या कृषि जैसी गतिविधियां हैं वहां पर नहीं की जाती हैं। तो नोट कर लीजिए, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा होना जरूरी है, उपजाऊ मृदा, जलवायु, ये क्या करते हैं? सब कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या है? अनिवार्य चीजें हैं। अगला सवाल देखते हैं, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? जो स्थानांतरित कृषि है वह क्या है और इस कृषि की हानियां क्या हैं? सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, स्थानांतरित कृषि आपने पढ़ा, इसके अंतर्गत क्या क्या? जैसे नाम से पता लग रहा है, यानी कि स्थान विशेष का चयन किया जाता है, कुछ समय कई वर्षों तक, यानी कह सकते हैं 3 से 4 वर्षों तक वहाँ खेती की जाती है, उसके उपरांत उस स्थान को बदल दिया जाता है। और इसके अंतर्गत मैंने जानकारी दी थी आप लोगों को कि इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन एंड दहन कृषि भी कहते हैं। खेत का चयन किया जाता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, परिवार का बड़ा सदस्य जो खेत का चयन करता है, उसके उपरांत वहाँ पर कुछ समय तक खेती करते हैं। उसकी उर्वरक क्षमता जब खत्म हो जाती है तो क्या किया जाता है? दूसरी जगह चले जाते हैं। नुकसान देखने को ये मिलता है कि कितने जंगलातों को काटा जाता है, जलाया जाता है। तो ये एक प्रकार से जैव विविधता के साथ क्या हो रहा है बच्चों? धोखा हो रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए यह सब इसकी कमियां देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इस तरीके की कृषि कहाँ है? पहाड़ी इलाकों में और जनजातीय इलाकों में देखने को मिलती है। नोट कर लीजिए, सबसे पहले वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद भूमि को छोड़ दी जाती है, उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं नए खेत की तलाश में, और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये भी कहा जाता है। इसको कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पर जैसे झूम कृषि है, उत्तर पूर्वी भागों में इसको कहला जाता है। इसी तरह लैदांग है, मिल्पा है, दीपा है, कई सारी कृषियाँ हमने इसके नाम पढ़े, विश्व भर में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, रोपण कृषि क्या है? बड़ा आसान सवाल है। रोपण कृषि यानी कि जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। सवाल पूछ रहा है प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपसे जानकारी चाह रहा है, यानी कि जिसको बागानी कृषि भी कहा जाता है। बिल्कुल सही समझ गए आप कि किस तरीके से एक इलाके के ऊपर
नकदी फसल कह सकते हैं। एक इलाके पर लाभ कमाने के लिए जिस तरीके की फसलों का चयन किया जाता है और वह फसलें अधिक लाभ देती हैं और कुशल प्रबंधन होता है, इसके अंतर्गत जब फसलों को बोया जाता है वह कई वर्षों तक उनसे पैदावार प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए केला है, रबड़ है, चाय है, कहवा है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको बागानी कृषि के अंतर्गत किसान भाई शामिल करते हैं। नोट कर लीजिए। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, यानी कि हमने बताया कि ये क्या है, ये लाभ कमाना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। जहाँ चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है अथवा कपास की एकल फसल क्या की जाती है, उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी, मैंने क्या बताया, बहुत कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं, बड़े बड़े कहवे के बागान होते हैं, वहाँ पर फसलें तैयार की जाती हैं। आवश्यकता होती है उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, यानी कि अब चाय की पत्तियों को तोड़ लिया गया है तो उसको तुरंत फिर क्या किया जाता है, प्रसंस्करण, यानी कि उसको तैयार करने के लिए तो नज़दीक ही क्या होती है, उसकी फैक्ट्री भी वहीं पे लगी हुई होती है। अगला सवाल, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, यानी कि सरकार क्या क्या प्रोत्साहन दे रही है। हमने बात की थी बीज उपलब्ध करवा रही है, सहकारी समितियों से बीज उपलब्ध कराया जाए, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के लिए भी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय सरकार कर रही है। इसी तरीके से फसल तैयार हो रही है तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय कर रही है। फसल तैयार होने के बाद उन्हें भंडारण की सुविधा सरकार दे रही है। मिट्टी की जांच, मृदा जांच भी सरकार करवा रही है। तो और विभिन्न उपकरणों को खरीदने के लिए भी सरकार क्या दे रही है, किसानों को ऋण मुहैया करवा रही है। तो कई सारी प्रोत्साहन जो राशियां हैं वह सरकार के द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही है। नोट कर लीजिए। तो क्या है वह, सहकारी समिति, जहां से किसान ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सहकारी समिति। उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज या उन्नत उपज वाली किस्मों, यानी कि जिनको HYV सीड्स कहा जाता है, इनके लिए और औजार को खरीदने के लिए ऋण देती है, कर्जा देती है। और सरकार ने भंडारण की सुविधाएं भी यहाँ पर क्या है, इनको विकसित करके दी हैं। तो ऐसे कई समस्त लाभ सरकार किसान भाइयों को प्रदान कर रही है। अगले सवाल को देखते हैं। ये बड़े आसान सवाल होते हैं जिन पे सही उत्तर का चयन करना होता है। तो पहला सवाल देखते हैं। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि की बात करें जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आप जानते हैं। सही उत्तर देखते हैं, फलों और सब्जियों को उगाना। उद्यान कृषि मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो गेहूं उगाना नहीं है, गेहूं उगाना हमने पढ़ा था। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत एकल फसल तैयार किया, जो वाणिज्यिक कृषि में आते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं। आदिम कृषि जिसको हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ा, यहाँ पूछ रहा है हमसे उद्यान कृषि, तो सही उत्तर क्या है, 3 नंबर, फलों और सब्जियों को उगाना इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला सवाल है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, बिल्कुल नकदी फसलों में इसका जिक्र किया था हमने। क्या है, चाय नहीं है, कपास नहीं है, पटसन। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या है, पटसन, जिसको बच्चों क्या कहा जाता है, जूट कहा जाता है। ये सही उत्तर है। अगला सवाल, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि कॉफ़ी जो है बच्चों, कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो उसका प्रमुख उत्पादक है, चयन करें। ब्राज़ील है, भारत है, रूस है, लगा लीजिए टिक। पहला उत्तर सही है, ब्राज़ील सर्वाधिक कहवा कॉफ़ी का उत्पादक है। अगला सवाल, कारण बताइए। यह सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर देने के लिए आपको बारीकी से सभी वीडियो को देखना जरूरी है, उसके उपरांत आप मज़े से इनका उत्तर दे सकते हैं। तर्क आधारित होते हैं। कारण बताना है हमें, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है।
भारत में कृषि बच्चों एक प्राथमिक क्रिया है, बिल्कुल है। अधिकतर हमने पढ़ा 50% से अधिक जनसंख्या कृषि में संलग्न है। और प्राथमिक में क्या कार्य कर रही है? प्रकृति से जो सीधा दोहन कर रही है, जो संसाधन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है और खेती है, ये समस्त क्रियाएं किसके अंतर्गत प्राथमिक में आ रही हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध, जिक्र क्या किया हमने कि जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। भारत में 2/3 जनसंख्या अभी तक क्या कर रही है? कृषि पर निर्भर है। यानी कि बहुत बड़ा भाग भारत का आज भी कृषि के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कृषि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्योग धंधे जो कृषि पर आधारित है, उन्हें कच्चा माल मुहैया करवाती है, तो उसकी अपनी उपयोगिता है। अगला सवाल देखते हैं, कारण बताओ में है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। हमने कारक प्रभावित जो करते हैं कृषि को पढ़ा था। अलग अलग तरीके की स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, तो उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार की फसलें अलग अलग उगाई जाती हैं। विभिन्न मुख्य फसलों का चैप्टर आपने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने देखा गेहूं के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, चावल के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, कपास के लिए क्या आवश्यक दशाएं। तो विभिन्न प्रकार की आवश्यक दशाओं की हमने यहाँ चर्चा की थी। नोट कर लीजिए, प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग तापमान, वर्षा, मृदा की आवश्यकता होती है। अतः पृथ्वी पर इसका वितरण भी क्या है? असमान पाया जाता है। ऐसा नहीं कि समस्त जगह जलोढ़ 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 मिट्टी, काली 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 मिट्टी, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह, कहीं शीतोष्ण जलवायु, कहीं शीत जलवायु, कहीं उपोष्ण जलवायु, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उगाया जाता है। इसी भांति गेहूं है बच्चों, शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो ये अलग अलग विशेषताएं हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न फसलें जो है विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़े आसान है। हमने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पाठ के शुरुआत में ही इस पर चर्चा करी थी। प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, द्वितीय क्रियाएं होती हैं, तृतीय क्रिया होती है। सवाल पूछा है, अंतर बताना है हमें, सिर्फ प्राथमिक और तृतीय क्रियाओं के बारे में बताना है। प्राथमिक क्रियाओं पे हमने चर्चा की कि प्राथमिक क्रियाएं सीधा प्रकृति से जिनका संबंध होता है, कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है, ये समस्त क्रियाएं हैं। जो खनन है, ये समस्त किसमें प्राथमिक में शामिल किया जाता है। और जब उनको सेवाएं प्रदान की जाती हैं, एक विनिर्माण होता है जो द्वितीयक में आता है, पर हमें उसका जिक्र यहाँ नहीं करना है। हम तृतीयक क्रियाओं का जिक्र करेंगे, जिसके अंतर्गत बाजार तक सेवाएं मुहैया करवाने या समस्त प्रकार की सेवाएं किसमें शामिल की जाती हैं? तृतीयक क्रियाओं में शामिल की जाती है। नोट कर लीजिए, प्राथमिक क्रियाओं में क्या नोट करना है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादक और निष्कर्षण से। पहले भी आ चुका है ये। कृषि है, मत्स्य है, संग्रहण है, वानिकी है, कई सारे खनन है, ये समस्त इसके उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाओं में क्या लिखे हुए? क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की को सेवा कार्यों द्वारा क्या करती हैं? सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, शिक्षक की सेवा, बाजार में सेवाएं मिल रही हैं, ये समस्त सेवाएं कहाँ आ रही हैं? तृतीय क्रियाओं में आती है। यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन है, ये समस्त ऐसे उदाहरण है। एक शिक्षक जो सेवा दे रहा है वह भी तृतीयक में आ रहा है। या विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसके अंतर्गत बच्चों शामिल की जाती है। अगला सवाल देखते हैं, अंतर स्पष्ट में ही है निर्वाह कृषि और गहन कृषि के अंतर्गत। तो हमने पढ़ा था एक निर्वहन कृषि होती है और एक गहन निर्वहन कृषि होती है। यहाँ सवाल में क्या किया है? निर्वहन को हटा दिया गया है, सिर्फ गहन कृषि की बात कर रहा है। निर्वहन कृषि यानी कि परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जो खेती की जा रही है वह निर्वहन कृषि है। भारत जैसे देश में, विकासशील देशों में, जहां हमने चर्चा की थी कि जो जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है और उपलब्ध भूमि जोतें छोटी होती हैं, तो किसान क्या करता है? पारिवारिक श्रम से, बीज से वहीं के बीज लाकर औजार, पारंपरिक औजारों को इस्तेमाल करके क्या करता है? उत्पादन भी निम्न होता है और परिवार का भरण पोषण ही करता है। और दूसरी तरीके से जो गहन कृषि है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, थोड़ा लाभ कमा लेता है। इस तरीके की फसलें, एक फसल की जगह 2 फसलें तैयार करने लगता है
और कुछ किराए पे ट्रैक्टर वगैरह ले आता है। तो कुल मिला के दोनों स्थितियाँ हमें भारत की ही चर्चा करनी है, परंतु थोड़ा सा उसमें निर्वहन कृषि और गहन कृषि है, हमने पढ़ी है गहन निर्वहन कृषि, कोई भारी अंतर नहीं है। नोट कर लीजिए क्या है निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। बशर्ते दूसरी क्या है, गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम, यहाँ श्रम थोड़ा बढ़ गया है, खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें क्या करता है, उनको उगाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय, क्या खास बात है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का क्या क्या करता है बच्चों, उपयोग करता है। और फसलें क्या है, यहाँ पर गहन में चावल है, मुख्य फसल है, क्योंकि लाभ कमाएगा, यहाँ थोड़ा सा लाभ कमाएगा, यानी कि उसका प्रयास ये रहेगा कि उसके पास 1.5 हेक्टेयर तक का खेत है तो उसमें से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके, तो ऐसे प्रयास करेगा। फसलों में गेहूं और अन्य फसलों में मक्का है, दलहन है, इनको भी, तिलहन को भी शामिल करेगा। गहन कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले, विशेष रूप से बच्चों याद रखना मानसूनी प्रदेशों में क्या है, प्रचलित है। तो भारत भी क्या है, मानसूनी प्रदेश का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, क्रियाकलाप, बड़े मज़ेदार सवाल है, इनको आप मिलजुल के अपने घर पर इनको कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है, बाजार में उपलब्ध गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, तिलहन है, दलहन है के बीजों को एकत्र करना है आपको और उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। तो विभिन्न मुख्य फसलें हमने पढ़ी, उसका वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कितना तापमान चाहिए, कैसी स्थलाकृति चाहिए, कैसी सिंचाई चाहिए, सब चीज़ों की चर्चा की थी। तो इनका चित्र चिपकाना, एक तरफ फसल का नाम लिखना है, एक तरफ उनके चित्र चिपकाइए और मृदा का नाम लिख दीजिए। कैसे करना है, इस तरीके से। ये आपके लिए उत्तर तैयार है। सबसे पहले हमने चित्र लगाया गेहूं का, ये गेहूं का चित्र। कैसी मृदा चाहिए, सुअपवाहित दोमट मृदा का इसमें उपयोग करते हैं। चावल चीका युक्त जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। ज्वार बलुई मृदा में, क्योंकि मोटा अनाज है तो बलुई मृदा में पैदा होता है। आप जानते हैं ज्वार राजस्थान में पैदा होता है। चावल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ मृदा होती है। बाजरा वही बलुई में आ गया, रागी फिर बलुई में आ गया, क्योंकि ये मोटे अनाज में शामिल किया जाता है। मक्का है, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा में होता है। तिलहन अनुपजाऊ मृदा में, दलहन अनउपजाऊ मृदा में। तो इस तरीके से विशेष रूप से अनुपजाऊ जहाँ लिखा है वह बलुई मृदा है। आप देखते हैं अपने यहाँ पर किसान भाई तिलहन पैदा करते हैं, दलहन फसलें हैं, मूंग है, मोठ है, आपने देखा है इनको उगाते हैं। तो जहाँ इतनी ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं है वहाँ पर भी इनका पैदावार कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। फिर क्रियाकलाप है, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट में से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य क्या करना है, अंतर पता करना है। हमने दोनों की चर्चा की थी एक वीडियो में, जिसके अंतर्गत हमने दोनों की तुलना बताई है। एक भारतीय फार्म की चर्चा की थी, मुन्ना लाल वहाँ का किसान है, उत्तर प्रदेश के इलाके की बात की थी। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा राज्य की बात की थी, होरेन वहाँ का किसान था। और दोनों में हमने देखा था कैसे खेत थे उनके, कैसी फसल उगा रहे थे, किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी 3-4 आयाम ले लीजिए और उनके चित्रों को इंटरनेट से उपलब्ध लीजिए और चिपकाइए और अंतर लिख दीजिए। कैसे करोगे, इस तरीके से। अंतर का आधार, जैसे यहाँ फार्म ले सकते हैं, फार्म का आप लिख सकते हैं, जो फार्म है उसको आप लिख दीजिए। फार्म यानी कि खेत। खेत कैसा है भाई, हमारे यहाँ का खेत क्या होता है, 1.5 हेक्टेयर तक का होता है। यहाँ पर कितना होगा, बड़े फार्म होंगे, मतलब 250 से 300 हेक्टेयर तक का खेत होगा। कितना, 250 से 300 हेक्टेयर तक का खेत होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर बात। मशीनरी क्या ले रहे हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, समतलक है, विनोवर है, बहुत सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फार्म क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर भारत में क्या है, किसान पारिवारिक श्रम को इस्तेमाल करता है, परिवार के लोग ही मदद करते हैं
और उनकी मदद से ही फसल को तैयार करता है। और बशर्ते संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित राष्ट्रों में क्या है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि फार्म जो होते हैं वो 250 से 300 हेक्टेयर बड़े होते हैं। कृषि आधारित सूचनाएं कैसे प्राप्त करता है, हमारे किसान जो कृषि अधिकारी होते हैं, कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वह खेतों तक आते हैं और विभिन्न जानकारियां मुहैया करवाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में क्या देखेंगे कि किसान जो है उसका कंप्यूटर होता है, वह सीधा उपग्रह से जुड़ा होता है, मृदा की जांच करवाता है और कैसी दशाएं होंगी, अगर फसल के अनुकूल होती हैं तो उस फसल को उगाता है, वरना सोचना छोड़ देता है, वह दूसरी फसल को तैयार करता है। तो ऐसी कई सुविधाएं हम दोनों में हम अंतर देख पाते, तो ऐसे अंतर आप कई लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आओ खेलें शब्द पहेली को दिए गए संकेतों की मदद से हल कीजिए। आओ खेलें, ये बड़ी रोचक पहेली होती है बच्चों, बशर्ते इसके उत्तर किस में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं। इसके उत्तर आपको इंग्लिश में ही भरने पड़ेंगे, ये ऐसा आपके पुस्तक में निर्देश दिया गया है। वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। तो कैसे, एक ऊपर से नीचे दी गई है, दाएं से बाएं दी गई है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें एक क्लू दिया गया है, आपको एक सुराग दिया गया है, उसके आधार पर उत्तर तक पहुंचना है। देखिए कैसे, जैसे दाएं से बाएं, दाएं से बाएं में आपको लिखा गया है फसल जिसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, मध्यम तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है, वह क्या है, मेज, मक्का है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है उस आधार पर मक्का ही भरा जा रहा है। वैसे इसके अंतर्गत सही वीट भी सही उत्तर आ सकता है, क्योंकि इसने बोला है कि वह 5 ही अक्षर का होना चाहिए। अगला है बीजों की उन्नत उपज यानी कि HYV सीड्स। HYV सीड्स किसमें, रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है। 5 + 10 यानी कि 5 का ग्रीन हो गया और 10 का क्या हो गया, रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति बच्चों जो हुई थी, जो MS स्वामीनाथन के प्रयासों से 1965 1965-66 में प्रारंभ हुई थी और उससे काफ़ी लाभ हुआ था किसानों को। तो उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ उसमें किया गया था। इस फसल के मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी फसल के, वीट के, क्योंकि यहाँ 5 दिया है, 5 अक्षर वर्ड आने चाहिए उसमें, ठीक है। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाली कृषि का प्रकार क्या कहलाता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाता है, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं उसको। विक्रय के लिए पशुपालन करते हैं उसको बच्चों लाइव स्टॉक कहते हैं। पशुपालन की अंग्रेजी क्या है, लाइव स्टॉक। अंगूर की कृषि हमने पढ़ा था, अंगूर की कृषि क्या है, विटीकल्चर कहलाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है ऊपर से नीचे की पहेली को हल करना है, कैसे करोगे, क्या पूछा है, मोटा अनाज कहलाता है, मेज कहते हैं, मोटा अनाज मेज है। इसी तरीके से कृषि जिसमें कर्तन और दहन शामिल है वह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। फसलों, फलों और सब्जियों को उगाना कहलाता है एग्रीकल्चर। अलग अलग है, जैसा ऑप्शन दिया है उसके अनुसार ही हमें उस शब्द को वर्ग पहेली में भरना है। तो बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा उपयुक्त शब्द आए, क्योंकि हमारे पास 11 ही अक्षर मांगे हैं इसने। जिसमें चाय, काफ़ी, गन्ना और रबड़ उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, रोपण कृषि यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ये प्लांटेशन आ गया। विकास के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है, कपास उगाया जाता है, 210 पाला रहित दिन होते हैं उसमें। फूलों को उगाना बच्चों क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, जिसमें फूलों को उगाया जाता है। सुनहरा रेशा अभी हमने बात की थी, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। पटसन को कहते हैं, क्या है, पटसन, हमने पढ़ा है अभी ऑप्शन में भी। धान के नाम से भी जाना जाता है, किसको कहते हैं, धान, पैडी यानी कि राइस को पैडी कहा जाता है। क्रिया जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित है क्या कहलाता है, सीधा जिसका संबंध प्रकृति से है, प्रकृति से है, वह क्या कहलाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं कहलाते हैं। और ये आपके सामने आपके लिए वर्ग पहेली के उत्तर जो हमने किए, उन्हीं को इस तरीके से आप अपनी पुस्तिका में भर लीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।